बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और डेवलपमेंट्स जो जिसे कह सकते हैं ना कि बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि बदल रही है सूरत हाल दुनिया की पॉलिटिक्स के हवाले से। हमने देखा कि जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर सिपा सलार हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो हैं फ़ील्ड मार्शल, उनसे डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और ये तकरीबन 1.25 घंटे की मुलाकात थी। बड़ी पुरजोश और पुरगर जिसे कह सकते हैं ना कि जोश जज्बे से भरपूर ये मुलाकात रही, जिससे पहले उन्होंने अनाउंसमेंट भी की मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि जी 2 बड़ी शख्सियात से मुलाकात होने जा रही है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फ़ील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब का उन्होंने ज़िक्र किया। ये मुलाकात से पहले का मैं आपको तज़किरा कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुलाकात होने जा रही है। ये सब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी। उसके बाद मुलाकात हुई और बहुत सारे अमूर के ऊपर गुफ्तगू हुई। बाहमी तिजारत के ऊपर भी बात हुई, अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में भी बात हुई। उसके अलावा ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल, दुनिया के गल्फ़ के अंदर सूरत हाल की बात हुई, इसराइल के रोल के हवाले से बात हुई, भारत के हवाले से बात हुई। वज़ीर आज़म ने उनको अमन के हवाले से ग्लोबल अमन के लिए काविशें करने पर उनको मुबारकबाद दी। ग्लोबल पीस अवार्ड की बात की। फिर साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने बड़ी जंग रोकने के हवाले से भी उनको मुबारकबाद दी। साथ साथ अगर हम बात करते हैं, दावत दी गई है दौरे के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि पाकिस्तान का बाज़ाब्ता उनको दावत दी गई है कि वो दौरा भी करें। और साथ साथ उन्होंने आसिम मुनीर साहब को और वज़ीर आज़म साहब को बेहतरीन शख्सियत करार दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात है। अभी की डेवलपमेंट आपको बता दें कि नेतन्याहू की तकरीर है यूएन के अंदर और हाल सारा खाली, जिस पे उनको एक झटका लगता है, हैरान कुन हद तक उनको हैरानगी होती है। ये तो होना ही है, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है और नेतन्याहू एक तरफ खड़ा है। और इस हवाले से हम बात करेंगे कि जी पाकिस्तान की जो इस वक्त डिप्लोमेसी है किस हद तक कामयाब है। भारत में गुज़श्ता रात की मुलाकात के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद आसिम मुनीर साहब की और वज़ीर आज़म साहब की एक भूचाल आ चुका है। फिर उसके बाद भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर भी छुरा चला दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि उनकी जो अद्वियात आती हैं अमेरिका, उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सख्त फ़ैसले लिए हैं। ट्रंप का अद्वियात पर 100% टैक्स लगाने का अंदिया, और बल्कि अंदिया क्या, फ़ैसला कर लिया, फ़ैसला है। ट्रंप जब कहते हैं तो वो कर गुजरते हैं। इन्हीं हवालों से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा और IRS इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जौहर साहब, बहुत सारा मवाद मैंने प्रोग्राम के इब्तदाई में आपके लिए छोड़ा है, जिसमें सदर के साथ जो मुलाकात, पोटस के साथ बल्कि मैं कहूँगा प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, गुज़श्ता रात जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ़ की और वज़ीर आज़म की, इस मुलाकात में बड़ी गर्म जोशी देखी गई। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुलाकात से पहले ही जो मीडिया को उन्होंने बोला कि 2 अहम शख्सियात और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो मुझे मिलने आ रही हैं। आपको क्या लगता है, इतना जिसे कह सकते हैं कि कुर्बत हमने पहले कभी नहीं देखी? जी बिल्कुल, ये 2019 के बाद पहली मुलाकात है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे अमेरिकन प्रेसिडेंट से हुई है। और जाहिर है, बिल्कुल आपने जो जिक्र किया, जो उसमें वार्मथ और जो कॉर्डियलिटी नज़र आई इस मुलाकात में, मेरे ख्याल है वो मज़हर है इस वक्त जो हमारी स्टेट ऑफ रिलेशंस है यूएस के साथ, जो कि इस वक्त बहुत ही अच्छे, वी आर इन अ गुड प्लेस और एक बड़ी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है। बहुत अरसे के बाद अमेरिका ने ये एहसास कर लिया, इस चीज़ का रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान जो है इस खित्ते में, वो जो पाकिस्तान को थोड़ा सा एक किस्म का इग्नोर करके हिंदुस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव था, इससे पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी था, उससे पहले ओबामा के टाइम पे भी ये था, तो वो उनको समझ आ गई कि वो थोड़ा सा उनकी गलती थी, बिकॉज इस रीजन में एक बैलेंस की ज़रूरत थी और पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको कि आप नज़रअंदाज कर सकें। और उसकी वजह पाकिस्तान की ज़ाहिर है जो स्ट्रेटेजिक एक लोकेशन भी है पाकिस्तान की, जो अभी पाकिस्तान ने जो अपनी फ़ौजी ताकत का, फ़ौजी प्रोग्रेस का मुजाहरा किया है, वो भी है। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की इक्तिसादी एक पोटेंशियल है, लेकिन जिसमें कि अब अमेरिका ने ये कितना फोकस है उनका क्रिटिकल मिनरल्स पे, सर, और क्रिटिकल मिनरल्स से पाकिस्तान इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्ट है उनको, कीन इंटरेस्ट है। और इसलिए पाकिस्तान को और अमेरिका के दरमियान इस शोबे में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं।
क्योंकि हमारे पास जो है जो क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें कॉपर है, इवन गोल्ड भी है पाकिस्तान के पास। तो ये जो है ना, क्योंकि अभी जो इंडस्ट्रीज हैं इस वक्त एआई में और जो जदीद तरीन जो इस वक्त जो चिप्स हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं। तो पाकिस्तान में और अमेरिका तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ये अपने लिए ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसका एक्सेस वो महफूज करना चाहते हैं। तो वो एक स्ट्रेटेजिक नीड भी है अमेरिका की। तो उसमें पाकिस्तान जो है, फिर पाकिस्तान में तो खैर है ही ज़खायर बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में भी है। तो अमेरिका इस रीजन में बहुत ज़्यादा इस हवाले से भी इंटरेस्टेड है। फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन की भी बात की है। पाकिस्तान में जो शेल ऑयल के रिजर्व्स हैं जो कि वैसे बहुत मुश्किल हैं उनको एक्सप्लॉइट करना, लेकिन अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद देखें एग्रीकल्चर के शोबे में, उसके बाद जो है ये आईटी के शोबे में, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के शोबे में बहुत सारे ऐसे जो है ना जो फील्ड्स हैं जहाँ के बहुत ही अच्छे इम्कानात हैं ताउन। जौहर सलीम साहब, फिर अगर strategic एक सबसे बड़ा अहम जो इस वक्त हम जुज़ियात की बात कर रहे हैं ना, हमने देखा कि 21 नकाती फार्मूला पेश किया है ट्रम्प साहब ने गज़ा जंग बंदी के हवाले से और कोई इस्लामी फ़ोर्स के हवाले से भी, क्योंकि इस्लामी सरबराहों को बुला के उन्होंने मीटिंग की थी। कोई इस्लामी फ़ोर्स की तश्कील की भी बात हो रही है जो वहाँ पे तैनात की जाए। इस अमल को कैसे देखेंगे आप? जी बिल्कुल, ये जो है मैं तो इस पर पहले भी कमेंट कर चुका हूँ उस पर कि जो एक प्लान है कि असल में देखें मुख्तलिफ प्लान आते रहे हैं। इसमें एक इजिप्ट का भी बहुत अच्छा प्लान था जो बाद में अरब प्लान बना और फिर बल्कि उसको ओआईसी ने भी इंडोर्स किया। उसमें ये बात थी कि ये जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट या जो अभी अगर जंगबंदी होती है तो उसके बाद जो वहाँ पे डिस्पेंसेशन होगी तो उसमें फिर किस तरह से वहाँ पे एक ऐसी पीस कीपिंग फोर्स होगी जो कि वो सोचें अरब कंट्रीज़ की या इस्लामिक कंट्रीज़ की होगी। तो इस हवाले से अभी जो 8 मुल्कों की मुलाकात हुई थी, 8 मुल्कों के सरबराहान की जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ दुनिया के जो अहम तरीन इस्लामी ममालिक हैं उनकी, उसमें भी ये बहुत तफसील से बात हुई इसमें। अब देखिए पाकिस्तान की तो अगर पीस कीपिंग के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा शायद पाकिस्तान जी 11% है पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन की पीस कीपिंग मिशंस के हवाले से। बिल्कुल बहुत वसी एक एक्सपीरियंस है। तो उसमें जाहिर है पाकिस्तान का तो उस हवाले से भी नाम आएगा। लेकिन फिर वैसे भी खैर प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो है और वज़ीर आज़म के बीच में ये सारे डिस्कस हुए जो गज़ा का क्राइसिस है इस वक्त, फिर जो पैलेस्टाइन का एक ज़ाहिर लार्जर मामला है, फिर नेचुरली जम्मू कश्मीर का मामला भी, हिंदुस्तान की जो इस वक्त जो यहाँ पे इस हमारे खत्े में और वैसे भी एक जनरली भी जो है ना हिंदुस्तान का रवैया है, एक दोगली पॉलिसी है जो हम उनको जिस तरह से वो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं हम सलामती को हर जगह पे, तो ज़ाहिर वो सारी भी वहाँ पे डिस्कस हुआ इस मीटिंग में। फिर देखें पाकिस्तान की चीन की एक लाजवाल दोस्ती है। अमेरिका चीन का कंपटीशन तो है लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार भी पहले अदा करता रहा इन दोनों मुल्कों के बीच में। 70s में पाकिस्तान ने रेप्रोचमेंट इन दोनों मुल्कों की करवाने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया था। और पाकिस्तान अभी भी ये कहता है कि जी आप इस रीजन में कोऑपरेट कर सकते हैं रादर देन आप कम्पीट करें या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएं, तो वो भी है। फिर देखें अभी जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम मुआहदा हुआ है जो एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस कॉपरेशन है, उसके हवाले से भी कि सऊदी और अमेरिका के ताल्लुकात तो आपको पता है बहुत ही नज़दीकी हैं। और सऊदी अरब जो है अमेरिका से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो वेपन्स और टेक्नोलॉजी और बाकी सारी उनकी, और उसके अलावा बहुत सारी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी उनकी आपस में है कॉपरेशन। तो इसलिए इस मीटिंग में बहुत सारे ये अमूर थे। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि देखें अब दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत से मामला पे बेशक वो हो, बहुत सी परसेप्शंस भी रही हैं पास्ट में और मुश्किलात भी रही हैं उसके हवाले से, या बेशक सलामती हमारे खिते एनहांस करने की बात हो या बेशक वो इक़्तिसादी रवाबत मज़ीद बढ़ाने की बात हो, तो दोनों जो है ना कीननेस है और वो दोनों मुल्क जो है एक दूसरे के पोटेंशियल को रियलाइज उस तरह से करते हैं जिस तरह के माजी में कुछ अमेरिकन से दूर नहीं करते रहे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा मौका है, बहुत अच्छा वक्त है जहाँ पे ये हम इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस बना के ये जो इक़्तिसादी रवाबत हैं उनको बहुत मजबूत बुनियादों पर सवार करके हम जो है ना इस चीज़ को देरपा बना सकते हैं। ये जो अभी इस वक्त एक बहुत ही खुशगवार भारत में तो सफ़े मातम बिछी हुई है जौहर सलीम साहब इस मीटिंग के बाद से, मतलब मुतवातिर उनको झटके पे झटके लग रहे हैं। और साथ ही जो अद्वियात के हवाले से 100% टैक्स लगाने की बात की है तो उससे सबसे मुतासिर होने वाला मुल्क भी भारत है।
तो एक और कारी ज़र्ब ट्रंप ने लगा दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हुई कुर्बतें, भारत को तो होश ही नहीं आ रहा। जी, देखिए इंडिया की जो हरकतें हैं ये उन्हीं के सारे नताइज हैं। एक तो खैर उनकी जो दोगली पॉलिसी, जिस तरह मैंने कहा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे वो मगरिब को भी बेवकूफ़ बना रहे थे कि जी की जो पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसकी लिंचपिन है। अच्छा, उसमें वो खैर वो क्वाड में भी आए, I2U2 में भी आए, बहुत सारे उसमें एक थी उस स्ट्रेटजी में उनकी अहमियत खैर किसी हद तक रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ वो रूस से भी जाके तेल खरीद के ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे, ईरान से भी बहुत ज्यादा सैंक्शंस के बावजूद जी, और ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में भी इंडिया को स्कोल्ड किया। वो इक्तिसादी था। जी, इंडिया को स्कोल्ड किया ट्रंप साहब ने अपनी साथ ही अमेरिकन जॉब्स वो बहुत सारे ले रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने इसी चीज को आपने देखा, उन्होंने कितनी बार जिक्र किया इस चीज का कि हिंदुस्तान जो है ईरान से भी इस तरह कर रहा है और जो है रूस के साथ भी करके अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। और साथ ही साथ अमेरिकन जॉब्स भी बहुत ज्यादा, वो 70% जो है ना, वो देखें H1B वीजास जो है वो हिंदुस्तान ले जाता था, उस पर भी अब अमेरिका ने देखें $1,00,000 की फीस लगा दी है। अब इसी तरह अमेरिकन कंपनीज लाखों अपने जॉब्स जो है वो आउटसोर्स कर रही थी इंडिया। फिर ट्रेड में भी $51 बिलियन का वो डेफिसिट जो है अमेरिका को फेस करना पड़ रहा था, और क्योंकि वो हिंदुस्तान की जो ट्रेड पॉलिसीज थी वो भी बहुत ज़्यादा मुनाफिकत पे बेस्ड थी। तो ये सारी जो अवामिल थे, वो ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि ही डजंट मिन्स हिज वर्ड्स, और वो इस जो है ना बहुत सी इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज भी नहीं करते। वो जहाँ देखते हैं कि मुनाफिकत हो रही है तो उसको ही कॉल्स द ब्लफ, उसका जो है ना इंडिया का भी। नेतन्याहू की स्पीच अभी बहुत सारी मुश्किलात, अभी थोड़ी देर पहले नेतन्याहू स्पीच करने आए तो अक़वाम मुत्तहिदा का यूनियन जनरल असेंबली का हॉल खाली हो गया। ज़्यादातर तकरीबन 70% लोग जा चुके थे वहाँ से उसकी स्पीच से पहले ही, प्रोटेस्ट में कि नेतन्याहू की स्पीच नहीं सुननी। तो उनके लिए काफ़ी ये तकलीफ दे बात नज़र आई। तो आपको लगता है कि ये तादाद बढ़ती जाएगी और आलमी राय आमा बहुत तेज़ी से बदल रही है? जी बिल्कुल। खैर इसराइल ने ये उन्होंने बयान दिया कि जी हम तो खैर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और फिर जाहिर है उसने तो फिर अपनी तकरीर में वही बातें की हैं सारी, जो है ना होस्टेजेस के भी नाम भी लिए हैं, और बाकी वही कि जी हम बिल्कुल जहाँ पे हमें लगेगा कि दहशतगर्दी वहाँ से एमिनेट कर रही है हम हमला करेंगे, और वो सारे अपने मौक़िफ़ दोहराया है। लेकिन अब दुनिया जो है ना, देखें पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, इसराइल जो है ना अलग खड़ा है बिल्कुल। सिर्फ ये है कि अमेरिका जो है इसराइल के साथ, बिकॉज वो अमेरिका का मसला ये है कि वहाँ पे इसराइली एक तो खैर लॉबी बहुत स्ट्रांग है, दूसरा जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज हैं वो भी इंटरट्वाइंड रही हैं पास्ट में। इसराइल जो है उसकी सिक्योरिटी वो कहते हैं कॉर्नरस्टोन है हमारी खारजा पॉलिसी का, तो वो एक अलग बात है। बिकॉज बल्कि कुछ हवाले से तो इसराइल जो है वो वेस्टर्न आउटपोस्ट ही है उस खिते में, तो उसको अगर आप निकाल दें तो बाकी सारी दुनिया तो बिल्कुल अलग है। और वो सारी दुनिया ये समझती है कि इसराइल वहाँ पे जो है ना जिस वक्त गजा में कर रहा है वो इंसानियत की तौहीन है, और वहाँ पे बिल्कुल एक जो उनसे जेनोसाइड कंडीशंस हैं। और इस वजह से देखें ना, इस पर तो यूएन की रूलिंग्स भी आ गई हैं, बाकी सारे मुल्क की भी, और मुबसरीन तो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं। तो ये इसराइल की, और मैं आपको ये बताऊं कि आप इस चीज़ पे भी हैरान होंगे कि अगर आप यंगस्टर से पूछें तो ये जो इंटरनेट है उस पर सारे जो सर्वर्स होते हैं, चैट सर्वर्स, या हर जगह पे इसराइलीज, इस वक्त इसराइलीज और इंडियंस, उन दो से नफरत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है दुनिया में। और ये सिर्फ मैं पाकिस्तान या इस्लामी मुल्कों की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात हो रही है। जी बिल्कुल, और ये उन्हीं की हरकतों की वजह से है बेसिकली जो उनसे। और ये इसराइल जो है बदकिस्मती से उनको अब भी इसका बिल्कुल एहसास नहीं है, और उसकी वजह बहुत ही बुनियादी है। वजह यह है कि जो ये नेतन्याहू है वो करप्शन के मुकदमात और जो है ना अब्यूज ऑफ पावर के मुकदमात फेस कर रहा था, और वो इतने सीरियस चार्जेस थे और इतनी सीरियस उसके एविडेंस थे कि उसने जेल में होना था। जब भी वो प्राइम मिनिस्टर जो है ना नहीं रहेगा तो वो सीधा शायद जेल जाएगा। तो इस वजह से वो अब उसकी कोशिश है कि जंग जो सी है ना इसको जारी रखे, इस कॉन्फ्लिक्ट को जारी रखे ताकि इक़्तिदार में रहे, और किसी वक्त शायद उसको आम माफ़ी मिल जाए ना, ये उसकी स्ट्रेटजी है। तो ये सारी इक़्तिदार की जंग है जिसकी वजह से, इसलिए आपने देखा कि इसराइल में भी लाखों लोगों ने मुजाहरे किए हैं इस पॉलिसी के खिलाफ। इसराइल की पब्लिक भी खिलाफ हो गई है नेतन्याहू की पॉलिसी के, लेकिन नेतन्याहू जो है वो इंतहा पसंद, उससे भी ज़्यादा इंतहा पसंद जो वहाँ की पार्टीज़ हैं उनके वोटों पे उसकी हुकूमत खड़ी है, और सिर्फ इसलिए खड़ी है ताकि वो जो है ना उसकी अपनी सियासत बचे, और बल्कि वो खुद उसकी अपनी ज़ात बच जाए उससे। उसमें खैर अमेरिकन उसको सपोर्ट इसलिए मिल जाती कि अमेरिका की कुछ जो मफादात ऐसे हैं उस खिते में
कि अमेरिका इजराइल को जो है ना वो तनहा नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल सही, और बहुत बहुत इसलिए फिर शुक्रिया अमेरिका जॉर्ज को सलीम देखिए साहब, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी थैंक यू काउंसिल वेरी में मच। हमारे साथ शबीर साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा न्यूज़ वन, इस वक्त हमारे साथ यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क से बराह रास्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। बड़ी ही ज़बरदस्त तकरीर देखी है शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन उससे कबल हमने नेतन्याहू को बड़ा मायूस देखा, क्योंकि शायद जैसे वो हॉल में पहुंचे हॉल खाली नजर आया। क्या मनाजिर थे? देखिए, ये बड़े ज़बरदस्त मनाज़र थे यहाँ पे देखने में आए। सारे जो मुस्लिम ममालिक थे, उनके जो यहाँ पे जो सरबराहान थे, जो बैठे हुए थे, जो स्टाफ था, जो लोग दूसरे मुसलमान ममालिक थे जो तकरीब सुनने आए हुए थे, वो हॉल से उठ के वॉकआउट कर गए। ये बड़ा मैसेज एक स्ट्रांगली गया है पूरी दुनिया में। आप देखें ना, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हमारे खिताब करने आए हैं, उन्होंने खिताब किया और उठ के चले जाना, मेरा ख्याल ये बड़ी तौहीन है अगर इसको कहा जाए तो इसराइली वज़ीर आज़म की है। नहीं तो कौन कौन से और ममालिक थे जो मुस्लिम ममालिक के अलावा था जो उठ के चले गए? देखिए, दूसरे जो पाकिस्तान के साथ अलायंस ममालिक हैं, जैसे अरब ममालिक के ज्यादातर लोग थे यहाँ पे मौजूद थे, वो सारे उठ के चले गए उसी वक्त वॉकआउट कर गए जैसे ही वहाँ पे इसराइली वज़ीर आज़म खिताब करने आए। तो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज गया है गालबन के, पूरी जो पाकिस्तानी जो हैं वो बिल्कुल अपने अरब ममालिक के साथ खड़े हैं, और अरबों ने भी यही मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बड़ी ज़बरदस्त तकरीर और काबिल तहसीन अल्फाज बल्कि हम कहें जो उन्होंने अदा किए, भारत को जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने। बात शुरू की जारियत के हवाले से भारत के, और बनियान अल मरसूस और मार्का हक का जिक्र किया, और जो हजीमत उठानी पड़ी भारत को उसका उन्होंने जिक्र किया, जिस पे बहुत ज़्यादा हॉल में तालियां बजी। उसके साथ साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर का भी जिक्र किया, उनकी कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा नोबेल पीस इनाम के लिए उनका नाम नामजद किया है हम लोगों ने। ये बड़ा एक नाजुक मरहला है भारत के लिए इस वक्त, जो ताल्लुकात की सतह पाकिस्तान की और डोनाल्ड ट्रंप की हम देख रहे हैं इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान और अरब ममालिक के दरमियान। भारत के लिए तो रोज़ कोई ना कोई मैसेज ऐसा जाता है, जैसे आज अद्वियात पर 100% टैक्स लगाकर भारतीय अद्वियात की जो मंडी है उसको तहस नहस कर दिया ट्रंप ने। देखिए, अगर आप भारत की बात करें, सबसे पहले मैं तकरीब की तरफ आता हूँ जो वज़ीर आज़म ने आज की है। बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, लोगों में भी काफ़ी जज्बा था। आपने देखा लोगों ने तालियां बजाई, नारेबाजी भी की। यहाँ पे वज़ीर आज़म को एक दफ़ा रुकना भी पड़ा, और आपने फुटेजेस में देखा होगा कि वफाकी वज़ीर जो नशरियात के यहाँ था उनको भी हाथ पीछे करना पड़ा लोगों के लिए कि आप थोड़ा सा सब्र करें। बड़ा एक अच्छा मैसेज गया है, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी। और अगर आप बात करें जवाब देने की, बड़ा ज़बरदस्त वज़ीर आज़म ने इस फोरम से पूरी दुनिया को जवाब दिया है कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम अमन चाहते हैं। और साथ ही साथ भारत को जो उन्होंने जिक्र किया है, भारत तो पहले ही देखे ना, भारत को तो मौका चाहिए सिर्फ आपके साथ कुछ ना कुछ करने के लिए। दुनिया के साथ पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत लोगों के साथ किस तरह का सलूक करता है, यहाँ से जो गैर मुल्की जाते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्टें मौजूद हैं, कश्मीर में वो क्या कर रहा है। खासतौर पे अब देखें, खेल के मैदान में भी सियासत शुरू हो गई है। तो भारत तो कोई ऐसी चीज अपने हाथ से जाने ही नहीं देता, अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ। तो अगर इस तकरीब की बात करें, बड़ा जानदार जवाब दिया है वज़ीर आज़म ने, इसमें कोई शक नहीं है। वज़ीर आज़म ने भरपूर जवाब दिया है। उन्होंने कहा हम पसंद मुल्क हैं, लेकिन अगर भारत लेकिन एक छोटे से मसले को उठा के, भारत पहलगाम हमले को उठा के पाकिस्तान पे जवाब बना था वज़ीर आज़म ने, आज सारी स्टोरी बताई है, पूरी दुनिया आपको सुन रही है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो मेरा ख्याल एक बड़ा भरपूर जवाब दिया है। और सदर ट्रंप की तरफ आप अगर आप देखें तो इस वक्त कल जो मुलाकात हुई है, बड़ी जबरदस्त मुलाकात की। आज वज़ीर आज़म ने बरहा सदर ट्रंप का जिक्र भी किया है और सारी सिचुएशन बताई है कि सदर ट्रंप के कहने पे ये फीस पार हुई है, जबकि इंडिया अपने दूसरे जो ममालिक है दोस्त, उनको ये बता रहा है कि नहीं, ये इस तरह नहीं, पाकिस्तान ने पहल की। लेकिन हकीकत तो हकीकत है, आप हकीकत को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। मुज़ाकरात की पेशकश एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म ने कर दी है, हर सतह के मुज़ाकरात की पेशकश की है भारत के साथ, और उस फोरम को सामने रखते हुए उन्होंने जिक्र किया कि इस फोरम के तवस्सुत से वो पेशकश दोबारा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पाकिस्तान तो अमन पसंद मुल्क है, हमेशा से हम लोग कोशिश करते रहे मुज़ाकरात की। आप देखें, पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने कितनी दफ़ा राब्ता किया, इवन के अपने जो दोस्त ममालिक थे उनके थ्रू भी कहा कि हम तैयार हैं तहकीकात के लिए। लेकिन भारत की ये हरहरमी है कि वो बात सुनता ही नहीं किसी की, और मोदी साहब जो अपने नशे में हैं सीट के, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया। देखिए, हमने पहले भी कहा है, दोस्त मुल्कों से हम कहते रहे हैं बाहा
कि हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करें, टीम बना लें, कुछ ममालिक के लोगों को नामजद कर लें। लेकिन बात तो यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। यही बात है कि भारत को ये बात जरा कबूल नहीं थी और उन्होंने एक जवाब बना के आज वज़ीर आज़म ने सारी स्टोरी खोल के रख दी है। पूरी दुनिया आपको सुन रही है इस वक्त कि क्या हुआ क्या नहीं है। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, जब हमने जहाज गिराने शुरू किए तो इंडियन हुकूमत ट्रंप के कदमों में जा गिरी और वज़ीर आज़म ने आज उन जहाजों का भी जिक्र किया। आप देखें पूरी दुनिया ने हमें सुना है। तो मेरा ख्याल बड़ी जामिया तकरीर थी वज़ीर आज़म की और भारत को बड़ा स्टेट मैसेज गया है। खास तौर पे आप देखें अभी जारियत पे आज वज़ीर आज़म बड़े क्लियर बोले हैं आज। इंडस वाटर ट्रीटी का भी उन्होंने बोला ऐलाने जंग भी तस्वुर किया जाएगा और हमें अपने हक का दिफा करना आता है। दूसरा ये बताइए, अफगानिस्तान, फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान और भारत को 7 रिगड़ा 90,000 जानों की कुर्बानी देने का भी जिक्र कर दिया कि हम खुद अमन पसंद लोग हैं और दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क, दुनिया के अमन के लिए हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और लेकिन भारत का भी और अफगानिस्तान की सरजमीन का भी जिक्र आ गया कि जिस तरह उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई जाती है। बिल्कुल, इसमें तो दो राय नहीं है। आपने रिसेंटली वाकयात देखे हैं, जाफर एक्सप्रेस का वज़ीर आज़म ने जिक्र किया, दूसरे आप वाकयात देखे हैं। हालिया दहशतगर्दी की जो लहर है उसको आप देख लें, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। इवन वक्तन हम यहाँ पे डोजेस भी देते रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में दूसरे ममालिक के जो सफ़ीर हैं उनको भी आगाह करते रहते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें खुल के आ जाती हैं। लेकिन सैटेलाइट है आपके पास, हम बिल्कुल इस बात को पाकिस्तानी डेफिनेटली पाकिस्तान के पास सबूत है और पाकिस्तान ने अपने दूसरे ममालिक के जो इत्तेहादियों से शेयर भी किया है कि भारत बिल्कुल जो फंडिंग कर रहा है सारी दुनिया के सामने है। अफगानिस्तान से दूसरे ममालिक की जो सरहदें हैं उनको इस्तेमाल करके किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया को यहाँ के वज़ीर आज़म की तकरीर से पाकिस्तान की के गया है। पूरी दुनिया के सामने यहाँ स्टोरी खोल के रख दी है उन्होंने कि क्या क्या करता है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपने हमसायों से भी अच्छे तल्लुकात चाहते हैं क्योंकि नेबर्स को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पे कोई जारियत मुसल्लत करेगा तो जैसा वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज और जो एयरफोर्स है और जो पाकिस्तान की अवाम है वो भरपूर दो तोड़ जवाब देंगे दुश्मन को। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ फ़लस्तीन पे भी उन्होंने इसराइल की जारियत के हवाले से जिक्र किया। वहाँ पे मजलूम कश्मीरियों के बच्चों की लाशों का जिक्र किया, वहाँ पे जेनोसाइड का जिक्र किया और इसराइल की तरफ से कतर पे हमले की भी मज़म्मत की। आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू की तकरीर के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो तकरीर है उसने क्या बम गिराए होंगे नेतन्याहू के ऊपर भी जिस तरह मोदी पे गिरे? देखिए, शहबाज शरीफ की तकरीर मैंने बताया कि बड़ी जामिया तकरीर थी और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इस वक्त अगर इसराइल की बात करें, बिल्कुल एक बहुत बड़ा सानिया पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन आप अगर इससे थोड़ा सा, मैं आपको इस तकरीर से आज थोड़ा सा पहले ले जाऊँ कि 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ माहिदा होना और उसके बाद कतर पे हमला होना, मेरा ख्याल ये कतर पे जो अटैक किया इसराइल ने और उसके बाद पूरे ममालिक का मुसलमानों का इकट्ठा हो जाना, यहाँ पे आज उठ के चले जाना और जो मुंतखब रहनुमाओं का यहाँ पे इजलास था जिस दिन फर्स्ट यहाँ पे डे था तकरीर का जहाँ पे ट्रंप ने की, इकट्ठे हो जाना, उन मुसलमानों के साथ शहबाज शरीफ का और ट्रंप का बात करना, मेरा ख्याल स्ट्रॉन्ग मैसेज गया। और आज की तकरीर के बाद तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म ने बिल्कुल खुली किताब की तरह तमाम इशूज़ पे बिल्कुल खुल के आज उन्होंने बात की है। तो मेरा ख्याल, और आप देखिए दूसरे ममालिक भी बड़ी तेजी से तस्लीम कर रहे हैं, वहां भी कहीं ना कहीं नरम गोशा उन लोगों के लिए है। पाकिस्तान ने 1988 में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया था और अब आहिस्ता आहिस्ता 150 ममालिक हैं जो इसको तस्लीम कर चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान का तो हमेशा ये सांस रहा है, हमारा इस्लामी मुल्क है, जो भी इस्लामी ममालिक हैं हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। खासतौर पर जो हमारे इस्लामी मुल्क हैं, हमारे उनसे बरादराना तल्लुकात हैं, हमारे उनके साथ कस्टमाइज रस्म है, रवाज हैं, ईदें हैं, जैसे भी है। लेकिन आप ये देखें ना कि आप उठ के एक जगह से दूसरी जगह पे अटैक कर दें, बच्चों को मार दें, गजा के लिए उनके ये बंद कर दें। इवन अमेरिका के देखिए अपनी अवाम भी यहाँ पे, अब अमेरिका के जो सेनेटर हैं वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये बंद होना चाहिए इस सिस्टम को। मेरा ख्याल जंगें किसी पूरी दुनिया में आप उठा के देख लें, जंगें कभी भी किसी मसले का हल नहीं रही है। टेबल टॉक पे आपको बैठना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बराह रास्त आपने हमें आगाह किया हालात से। यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के बाहर आप मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जिया कार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम गजनफर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू। ब्रिगेड साहब, अमेरिका की तरफ से एक और कारी ज़रब और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी कि जो मेडिसिन हैं भारत की जानिब से जो जाती हैं अमेरिका, उस पर 100% टैक्स लगा दिया गया। फिर कल की जो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, बड़ी गर्म जोशी के साथ मुलाकात पूरी दुनिया ने देखी, उसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया, वो भी एक कारी ज़रब और सफ़े मातम बिछ गई भारत के अंदर। और आज की वज़ीर आज़म की तकरीर यूनाइटेड नेशन में उसने तो उनके जिसे कह सकते हैं ना जलती पर तेल का काम किया। कैसे देखते हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसको? इसीलिए आपको नरेंद्र मोदी जो है वो किसी सेशन में नजर नहीं आया। आपको कोई नजर आया? जी नहीं। कीजिएगा किधर गया नरेंद्र मोदी? मुंह छुपाता फिर रहा है ना, मुंह छुपाता पे छुपा हुआ है, किस खोली में छुपा है, किस बॉम्बे की स्ट्रीट में छुपा है, किस दिल्ली की नजर नहीं आ रहा कहीं। इसी वजह से कि जब आप जो अपनी बुनियाद जो है वो झूठ, दहशतगर्दी, नफाक और इस किस्म के असूलों पे बनाते हैं, जहाँ आप अपनी जो पॉपुलेशन है उस पर भी जुल्म करते हैं। और आपको पता है आज कानपुर में क्या हुआ है, और उसके कानपुर से लेकर गुजरात स्टेट्स और इवन यूपी में क्या हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा किसी ने आई लव मोहम्मद लिखा था, तो उसके बाद क्या हो रहा है, किस तरह लोगों पे वहाँ नहीं ले में जिस तरह मुजाहरे हो रहे हैं और वहाँ पे लद्दाख में, वही मैं आपको कहने वाला था, लद्दाख में जो कुछ हो रहा है, और लद्दाख में लोगों ने बीजेपी का दफ्तर जला दिया। उन्होंने कहा जी इंडिया, उनका ये स्टांस है कि नरेंद्र मोदी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने हमसे झूठ बोला है, हमारे साथ लफ्जी दहशतगर्दी की है और हमारे साथ वायदे वईद करके जो हमसे फिक्र। लद्दाख में आपको पता है लिटरेसी रेट 97% है, जबकि इंडिया में लिटरेसी रेट जो 80% है। वहाँ पे 26.7% ग्रेजुएट्स हैं जो पिछले 5 साल से 2019 से ले, वो बिल्कुल उनके पास बेचारों के पास जॉब ही कोई नहीं है, वहाँ खाने पीने के लारे पड़े हुए, और ये उनसे वादे करते हो। इसीलिए आपने देखा कि दुनिया ने उसके बाद जो रशिया के साथ जो इन्होंने और वैसे दुनिया में जो उन्होंने ऑयल ब्लैकमेलिंग की है कि सस्ता ऑयल लेके और वो महंगा बेचते रहे, तो वो तमाम इनका करैक्टर, इनकी पॉलिसी, ये असल में आसिम बात ये नरेंद्र मोदी ये बेवकूफ़ जो हिटलर और मैसोलिनी से भी ज़्यादा बड़ा दहशतगर्द और कमीन तरीन दहशतगर्द है, ये अपने आप को इस खत्ते का अमेरिका समझने लगा था। अब जब आपकी जो ताकत नहीं होगी, आप उस ताकत को समझेंगे तो वो कहीं तो चैलेंज होगी। वो फिर पाकिस्तान ने जब चैलेंज की तो इस बुरी तरह से ठोका कि आपने देख लिया कि पूरी दुनिया ने इस चीज़ को लाइव ऑब्जर्व किया। और भी जनरल किदवाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने भारत के 7 तैयारे तबाह किए हैं, जिसमें 4 रफेल थे, और उन्होंने उस रफेल के टेल नंबर, जिसको आप सिग्नेचर ब्लॉक है, तो वो भी दिए। अभी तक इंडिया ने उसको डिनाई नहीं किया। तो जब आप ऐसे काम करेंगे जिसमें आप दहशतगर्दी के जरिए अपनी मुल्क की ट्रेडिशंस को, अपने मुल्क के स्ट्रक्चर को और अपने मुल्क की वैल्यूज को तबाह और बर्बाद करेंगे, और अब डेमोक्रेसी से लेके हिंदुत्व और सेफ्रॉन टेररिज्म पे आ जाएंगे, तो दुनिया फिर आपकी बात नहीं सुनती। इसीलिए आज जो कुछ भी हो रहा है, और जैसे आपने रेफर किया कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम किया जा रहा है मुख्तलिफ लेवल पे या मुख्तलिफ जगहों पे, या पाकिस्तान ने गाज़ा की भी बात कर रहा है, कश्मीर की भी बात कर रहा है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहा है। अफगानिस्तान में सरजमीन जो इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के लिए भारत के जरिए, उसका भी जिक्र कर दिया। जी बिल्कुल, और वो तो कंफर्म है ना। अभी आप सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक अपना इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है जो अफगानिस्तान होते हैं, जो अमेरिका का नुमाइंदा होता है, हमारा नुमाइंदा नहीं होता, उसकी जुलाई 2024 की रिपोर्ट उठा के पढ़ ले। और एक यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि जो अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट है वो टीटीपी को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ऑपरेशनल स्पेसेस प्रोवाइड कर रही है, और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और ये अफगानिस्तान के अंदर, ये अब हम नहीं कह रही है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज कह रहे हैं, और दुनिया इस चीज को लगा रही है कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट मजहब के नाम पे दहशतगर्दी फैला रही है। वो भी सबसे बड़ी झूठी और हिपोक्रेट गवर्नमेंट है, जिसने दोहा में ये कमिट किया था कि हमारी सॉइल विल नॉट बी यूज्ड फॉर टेरर। उनकी सॉइल आज तक दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। गजनफर साहब, आपको माजी में खाना काबा में कुरान शरीफ उठाकर वादे पाकिस्तान से करने वाली कौम है ये, जो कि मुकर गई थी बाद में, तो आप ये तो अभी देखिए ना, वो तो वहाँ पे वादा किया
अभी आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या इनकी स्पीच पीछे इन्होंने झंडा लगाया होता है जिसपे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह होता है, उसके सामने बैठ के झूठ बोल रहे होते हैं। तो ये तो मुनाफिक है ना, मुनाफिकत है ना, तो मुनाफिकों का दर्जा तो काफिरों से भी बदतर है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो और आपको पता है मुसलमान कभी मुसलमान का खून अगर करे और वो करे सिर्फ हिंदुत्व की दहशतगर्दी को बढ़ाने के लिए, सेफ्रॉन टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए भारत के साथ जाके गले मिल के करे, तो वो तो एक बहुत बड़ी दुख और अफसोस की बात है। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहिए था और पाकिस्तान ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। अब असल में अगर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जिस तरह आप टेररिज्म के खात्मे की भी बातचीत हो रही है और उसके साथ साथ बहुत सारे माहदे हैं जो हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि अगर अमेरिकन मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो सिंसियरिटी से चलते नजर आए, तो सबसे पहले पाकिस्तान का इशू डिमांड ये होनी चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट मिल रही है, जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, और आपने देखा कि इसके अंदर एक 2024 और अमेरिकी असलहा मिल रहा है उनको, जी अमरीकी अस्ता मिल रहा है। और अमेरिकन की रिपोर्ट है कि तालिबान ने 2024 में 9 जो हैं वो नए ट्रेनिंग कैंप खोले हैं उन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देने के लिए जिनको भारत की रॉ सपोर्ट करती है, आइडेंटिफाई करती है, अफगान के अंदर से निकालती है। और आपको पता है जो बन्नू में जो 5 बंदे जो हमला कर रहे आए थे उसमें 3 अफगान शहरी थे। तो बात यह है कि ये चीज़ें पाकिस्तान जब वेसिफरसली पॉइंट आउट करेगा और प्रोएक्टिवली एंगेज करेगा दुनिया की ताकतों को और ये बताएगा कि पाकिस्तान को किस तरह दहशतगर्दी का निशाना बना के हमारी तरक्की को और ग्रोथ को रोका गया है, तो वो एक चीज़ है जो आज आपको जिसकी गूंज जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल में सुनाई दे रही है। और उसके बाद आपने देखा कि एक जहाँ पे GCC का अपना कतर के बाद जो अरब कंट्रीज का इजलास हुआ, वहाँ भी पाकिस्तान मौजूद था और वहाँ भी पाकिस्तान ने इजराइल को भी बताया कि गजा के अंदर क्या हो रहा है और उसके बाद कश्मीर का मसला भी उठाया। तो ये तमाम चीज़ें जो मुख्तलिफ फोरम से जो दुनिया की ताकतें हैं उन तक कन्वे होनी चाहिए। दो दुनिया की ताकतें जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती हैं और अगर जो उनको अपना लेना चाहिए स्टांस, वो उससे अमेरिका भी कतराता नजर आता है क्योंकि अमेरिका ने पिछले दिनों मुबैना तौर पे रिपोर्ट आ रही है कि अफगान गवर्नमेंट को जो है वो ह्यूमन राइट्स के नाम पे $5 बिलियन दिए, इसीलिए उनकी मेरा ख्याल इकॉनमी चल रही है। और अभी वो जो आप डॉलर का रेट पाकिस्तान में देख लें और अफगानिस्तान में देख लें, तो बात यह है कि हमारे जो मसाइल है वो अगर हम उन मसाइल के ऊपर काबू पा सके और जिसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो दहशतगर्दी का मसला है, तो तभी आपके अंदर वो तमाम चीज़ें जिसको हम मुस्तकबिल फ्यूचर फोरकास्ट पे एक इकनॉमिक एमेंसिपेशन के तौर पे, इकनॉमिक ग्रोथ के तौर पे देखते हैं, जिसमें हम अमेरिका भी कह रहा है कि हम यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन भी करेंगे और उसके बाद मिनरल्स का भी है और बाकी भी चीज़ें, तो वो उसी वक्त ग्रो करेंगी जब पाकिस्तान में एक बेहतर स्टेबिलिटी और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर। जी बिल्कुल सही कहा और इसी को एड्रेस किया है वजीर आज़म ने भी और गुज़श्ता रोज़ की होने वाली ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में भी ये चीज़ें डिस्कस हुई। आपको लगता है कि इस वक्त अमेरिका मीन बिजनेस यानी कि वो पाकिस्तान के साथ सीरियसली काम करना चाहता है और दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान को हेल्प आउट करेगा अफगानिस्तान के तनाजुर में और इंडिया के तनाजुर में? मैं उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका ने अभी नहीं बल्कि 1945 से लेके जब प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने मुलाकात की थी किंग अब्दुल अजीज से एक शिप के ऊपर, क्विंसी जिसका नाम था और जिसको क्विंसी एग्रीमेंट कहा गया था, उस वक्त उन्होंने सऊदी अरब की और GCC की जितने अरब कंट्रीज उनके बाद उनकी तमाम की सिक्योरिटी गारंटी की थी। और अभी आपने देखा कि जब कतर पे हमला हुआ तो इजरायली जहाज जो है वो सऊदी अरब के ऊपर से फ्लाई करके गए थे, फिर अमेरिका ने उनको रिफ्यूल किया था और वापसी पे उनको आते हुए यूके ने किया था, फिर यूके ने रिफ्यूल किया था। तो इसका मतलब है कि डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं, दोहरे स्टैंडर्ड्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब उसके अंदर ट्रंप के होते हुए जो ये कह रहा है कि जी मैं पाकिस्तान के साथ एक इकोनॉमिक सेक्टर में और तिजारत में काम करना चाहता हूँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर जो है वो पेशरफ्त होगी। और वो अगर पेशरफ्त हुई तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि पाकिस्तान को अपना सबसे पहले हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिकन आके पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी की जंग लड़ेंगे नहीं। वो अमेरिका वो अफगानिस्तान को अगर कंपेल कर लें दहशतगर्दी के लिए, हमें अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी इंटेलिजेंस करेक्शन, अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करेक्शन, अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा।
और अमेरिका को हमें कहना चाहिए कि जी वो अफगानिस्तान पे इस बात पे प्रेशराइज करे कि जी पाकिस्तान जो उन्होंने अपने इलाके में अपने मुल्क में जो स्पेसेस दी हुई हैं दहशतगर्दों को, उसको वो कर्टेल करे, उनको वो कंट्रोल करे। तो जब दोनों तरफ से अगर ये बात हुई तो हम एक बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से इसराइल को बड़े आड़ो हाथे लिया गया है। वज़ीर आज़म की तकरीर में जो यूनाइटेड नेशन के इजलास में उन्होंने की, इसराइल को बहुत ज़्यादा आड़े हाथों लिया गया और फ़लस्तीन के मसले को बड़ा बेहतर अंदाज में उजागर किया और बड़ी तकलीफ़ के साथ वज़ीर आज़म बयान कर रहे थे फ़लस्तीन के मसाइल को। और अरब ममालिक के इत्तेहाद को और पाकिस्तान सऊदी अरब एग्रीमेंट को अगर देखा जाए तो ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या नज़र आता है कि अगर कोई इस्लामिक फ़ौज तैनात करने की बात की जाएगी फ़लस्तीन में, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए? बहरहाल वो इस्लामिक फ़ौज नहीं, अगर यूएन की फ़ौज पोस्ट की जाए, जिसकी बहुत सारे और नहीं, अंडर द बैनर ऑफ यूएन ही होगी, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज की फ़ौज हो। जी जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा और पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का बहुत तजर्बा है। और असल में देखिए ना, अगर सिंसियरिटी एग्जिस्ट कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर और अमेरिका के अंदर, तो सबसे पहले यही इक़दाम कर कदम उठाना चाहिए कि आप एक वहाँ पे यूएन की पीस कीपिंग फोर्स जो है उसको प्लेस कर दें और उसके बाद गजा की रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ यहाँ केस स्टडीज मौजूद हैं। आप अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक को देखें जहाँ पे यूएन की पीस कीपिंग फोर्स गई, उन्होंने वहाँ जाके हालात को कंट्रोल किया और उसके बाद वहाँ पे पीस जो है रेस्टोर कर दिया, गवर्नमेंट फंक्शनल आ गई। तो पाकिस्तान ने भी इसकी सजेशन देनी चाहिए और इसको परसू करना चाहिए, क्योंकि आज आपने देखा जो नेतन्याहू का जो एड्रेस था उसके अंदर तमाम लोग जो वॉकआउट कर गए थे। जी, हॉल तकरीबन खाली हो गया था। हॉल तकरीबन खाली हो गया था। कितने सारे नए ममालिक हैं जिन्होंने फ़लस्तीन स्टेट को तस्लीम कर लिया। तो अब इट इज हाई टाइम, इट इज अ टाइम टू प्लेस यूएन फोर्सेस इन इस्लामिक फोर्सेस कह लें, यूएन फोर्सेस कह लें, रेड क्रॉस की हेल्प होनी चाहिए तो वहाँ पे, ताकि आप रिकंस्ट्रक्शन करें और लोगों को दवाइयाँ और बाकी चीज़ें जो है वो ले जाके दे। तो ये इसका तो अब आई होप अमेरिकन रियलाइज इट, बिकॉज अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो जो बाइडन के ज़माने से लेके जो यहाँ पे तबाही की गई है, आपको पता है कि $22 बिलियन अमेरिका ने इसराइल को दिए है इस गाजा की जंग के दौरान, और यानी 70% ऑफ द वॉर का खर्चा वो तो अमेरिका ने उठाया है। तो अभी अमेरिका के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं कि हम कब तक इन दहशतगर्दों की जंग लड़ते रहेंगे, क्योंकि नेतन्याहू से बड़ा दहशतगर्द और मोदी से बड़ा दहशतगर्द तो दुनिया में है कोई नहीं ना। जो अब नेतन्याहू क्या कहता है कि जी हम तो, वो ML एक्ट का रेफरेंस दे के कहता है हम बंदों को मारेंगे, जवानों को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, इवन शीप्स एंड गोट्स को भी मार देंगे। और यही स्टांस को आज जो उसकी तकरीर थी वो यूएन की में जो उसने की है, वो आप क्या समझते हैं कि कोई एक वर्ल्ड स्टेचर का लीडर इस किस्म की तकरीर कर सकता है जहाँ वो अपने आप को कातिल और एक जेनोसाइडर और एक जालिम और एक जबर वाले इंसान के तौर पे पेश करे? यूएनओ तो पीस के लिए बनाई गई थी ना सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसका मोटा ही ये था कि दुनिया में अमन कायम कर। वहां आके इस किस्म का बदमाश जो है वो बकवास करना शुरू कर दे इस किस्म की, तो वो तो दुनिया को फिर एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े डेमोक्रेटिक लीडर मुल्कों के लीडर हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं। इवन यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल जो है उसको इस चीज का बहुत सीरियस नोटिस लेना चाहिए। और अगर देखिए ना, यूनाइटेड नेशन अगर सीरियस होती तो अभी तक जो आईसीजे ने जो फैसला दिया है नेतन्याहू के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ, उसको वो इम्प्लीमेंट करा चुके होते। कोई प्रॉब्लम नहीं थी इम्प्लीमेंट कराना। यूनाइटेड नेशन कैन क्रिएट अ फोर्स अंडर इट्स ओन चार्टर जहाँ पे, और उसको वहाँ लैंड कराना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये जो यहूदियत जो है ना, ये ज़ियोनिस्ट जो दुनिया में मौजूद हैं और जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, वो आपको यूरोप के हर मुल्क में और हर अदारे में बैठे नजर आएंगे, जिसकी वजह से ना तो यूएन आपको काम करती नजर आती है, ना आपको कोई भी इदारा, कोई भी कानून की पासदारी करता नजर नहीं आता। इसी हवाले से इसराइल की हिस्ट्री है और ट्रैक रिकॉर्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम यहाँ पे लेते हैं वक्फा, उसके बाद दूसरे गेस्ट के साथ हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, जो कि फॉर्मर एडवाइज़र हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के। साजिद तारड़ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत आपकी। साजिद साहब, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इंडिया को एक और हथौड़ा मारा और जो फार्मास्यूटिकल के ऊपर 100% टैक्स लगा दिया ट्रंप ने,
फिर गल की जो मुलाकात थी आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की ओवल ऑफिस में पोटस के साथ, वो बिजली और कहर बन के टूटी है इसराइल के ऊपर और भारत के ऊपर। आज नेतन्याहू की तकरीर में हॉल खाली हो गया, वो हैरान और परेशान था। कैसे देखते हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की सक्सेस को आप? मैं एक तो बताना चाहूंगा कि ये मोजज़ात हैं जो हो रहे हैं इस वक्त। एक 46 मिनट की जंग ने आपके लिए दुनिया की सुपर पावर्स के दरवाजे खोल दिए। आपकी बुनियानुल मरसूस मार्का हक जो था, पाकिस्तान कौम में बहुत पोटेंशियल है हमारे बच्चों में, हमारे लोगों में, इसमें कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सिर्फ एक खुशखबरी की जरूरत थी, हमें एक गाइडलाइन की जरूरत थी और मेरे ख्याल में वो मिल गई है। और मैं अब बताना चाहूंगा कि कल 2-3 दिन के वाकयात जी, कि 2 दिन में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की 3 मुलाकातें 2 दिन में, और फिर उसके बाद दूसरी जो आपका पड़ोसी जो क्लेम करता था कि विश्व गुरु है, उनका फॉरेन मिनिस्टर साइड लाइंस पे मार्को रूबियो से, वो भी कहते 3 उंगलियों वाला उसने शेक हैंड किया। उसके बाद जब हमारे हमारे वजीर आजम साहब जब वाशिंगटन डीसी लैंड किया एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे, रेड कारपेट वेलकम, और उनके आने से पहले प्रेस ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जो कि इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर के सदर हैं, उन्होंने कहा कि मैं 2 अजीम लीडरों से मिलने जा रहा हूं। जी बिल्कुल, उन्होंने प्रेस के सामने ओवल ऑफिस में बैठ के ये बात की कि 2 अजीम लीडरों का इंतजार कर रहा हूं, वो मिलने वाले हैं, और जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का और वजीर आजम पाकिस्तान का जिक्र किया। बिल्कुल, और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि अब आते हैं इजराइल की तरफ। मैं समझता हूं कि तैयब अर्दगान साहब की स्पीच जो थी कल परसों जो उन्होंने की, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीच, विजुअल, जिस तरह आज बीबी नेतन्याहू ने विजुअल इस्तेमाल किए, उन्होंने भी गाजा के बच्चों की तस्वीरें उठाई ऐसे ही। फिर उसके बाद वो देखने वाली बात ये थी कि उसके बाद जो 8 जो हमारे मुसलमान मुल्कों के सदूर थे, वो राइट साइड पे बैठे और फिर उनके साथ डिस्कस किया गया, और आज वो चीजें सामने आ रही हैं। हमारे वजीर आजम साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा है, और दूसरा उसका असर ये हुआ है कि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेस्ट बैंक पे इजराइल की जो उनके इरादे थे उनको उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने कहा ये बाज आ जाओ, ये मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। 21 नुकाती एजेंडा भी दिया है अमन के लिए उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि कोई इस्लामिक फोर्स यूएन के अंडर उधर तैनात करने की बात की जा रही है। बिल्कुल, और मैं समझता हूं आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर जो थी एक तारीखी तकरीर थी। उन्होंने बार बार एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तारीफ की कि उन्होंने पीस लविंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग को रोका। फिर उन्होंने बच्ची जो हिंद रजब है उसका नाम लिया अपनी स्पीच के अंदर के फलस्तीनियन बच्ची जब फोन कर रही थी वो उसके बारे में। फिर उन्होंने हमारे जो बच्चा शहीद हुआ था अब्बास इंडिया की जारियत के साथ उसका जिक्र किया। मैं समझता हूं कि वेरी वेल कैलकुलेटेड, बड़े एहतियात के साथ लिखी गई थी, वेरी जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स थे बड़े जबरदस्त थे, और फिर तालियां और लोगों ने नारे लगाए। और उसके साथ आपने देखा, जिस तरह आपने खुद फरमा रहे थे, कि बीबी नेतन्याहू से दुनिया ने किस नफरत का इजहार किया कि सारा खाली हाल था, कुर्सियों के साथ कुर्सियों को खिताब करके गए। तो आज दुनिया ने बता दिया है कि जुल्म जो होता है, जो ज्यादती है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आज भी इंसानियत जिंदा है, इसमें कोई शक नहीं है। आज दुनिया ने इजराइल की पॉलिसीज को रिजेक्ट किया। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेज पे जो तकरीर की, उन्होंने कहा कि हम खुद दहशतगर्दी के विक्टिम हैं और हम डायलॉग करने के लिए कम्प्रीहेंसिव और कैलकुलेटेड जो डायलॉग करने के लिए वी आर रेडी। तो आज उनका स्पीच को द वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस हैज रिसीव्ड वेरी वेल। आज अमेरिका आपके साथ है, आज आपके इरादे, जोश और वलवला मैं समझता हूं कि दीदनी है। हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं, पीपल हैव रिसीव्ड हिम वेरी वेल। डायस्पोरा हमारा जो है, दे आर बिहाइंड फील्ड मार्शल साहब। मैं अभी रिसेंटली लंदन आया, एक बहुत बड़ा इस्तकबाल किया गया वहां। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का 1100-1200 लोग थे लंदन के अंदर, फ्राइडे वाले लंदन के अंदर एक कंजस्टेड एरिया के अंदर 1100-1200 डायस्पोरा का इकट्ठा होना, लोग फील्ड मार्शल साहब के नारे लगाते रहे। तो आज डायस्पोरा भी जो है रिकॉग्नाइज करता है कि इट्स अ न्यू पाकिस्तान, इट्स अ न्यू पाकिस्तान। जी बिल्कुल साजिद साहब, एक और अहम चीज़ जो है अफगानिस्तान के तनाजुर में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ पे अपनी बेस के हवाले से बड़े कॉन्शियस हैं,
पाकिस्तान वहाँ पर दहशतगर्दी के हवाले से जो पाकिस्तान के खिलाफ उस सरजमीन को यूज़ किया जाता है, आपको क्या लाएअमल नज़र आता है कि अमेरिका क्या पॉलिसी इख्तियार करेगा और पाकिस्तान के साथ क्या मिलकर अमेरिका इस मामले को ख़त्म करेगा जो भारत के वाया वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती है? मैं एब्सोल्युटली आपकी बात से एग्री करूंगा। मैं इस पे थोड़ी सी मजीद जो बात करना चाहूंगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पैसों के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं समझता हूँ एक वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो 2017 से उनके साथ ट्रैवल भी करता हूँ, उनकी हर कैंपेन में ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता रहा हूँ। उन्होंने अभी रिसेंट जो उनकी कैंपेन थी जब पिछले इलेक्शंस में, तो बार बार वो कहते रहे हैं एक तो इनखला गलत हुआ जो बाइडेन पीरियड में, और जो असला छोड़ के वो भागे वो उस रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए काफी है। बड़े तशवीश है उनको उस असले के बारे में। और अब जो दोहा एग्रीमेंट की मुसलसल वायलेशन कर रहे हैं तालिबान, और भारत से पैसे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ टीटीपी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं, पीएलए, मजीद ब्रिगेड, ये सब के पीछे जो है वो तालिबान और इनका वो पैसे। और दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा कि दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज इस जंग में भारत के साथ थे जो अभी हमारी जंग हुई, एक इजराइल था और दूसरा अफगानिस्तान था। तो बिल्कुल देखिए मैं दुख होता है, 40 साल हमने अपना पेट काट काट के इनको पालते रहे हैं, अपना हमने सारा कुछ तबाह इन लोगों के लिए कर लिया, और आज उनकी हालत देखें कि किस ढिठाई के साथ। मैं समझता हूं पाकिस्तान भारत क्रिकेट मैच में इतना पुरतशद्दद नहीं होता जो हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्रिकेट मैच में देखा। इतनी नफरत पाकिस्तान के लिए आप सोच नहीं सकते, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। और पाकिस्तान के अंदर भी ना सिर्फ ये ख्वारजी हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा तबका मौजूद है जो मुसलसल उनको सपोर्ट करता है, जो इनके ऊपर पहले भी मेहरबानियां करते रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको भी अकल के नाखन लेने चाहिए। पाकिस्तान फर्स्ट, अगर पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं है, ये सोचना चाहिए। और इसको तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। तारड़ साहब, आप क्या देख रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी में हमने जो अचीवमेंट हासिल की हैं बहुत थोड़े वक्त में, हम बनियान मरसूस और मार्का हक 10 मई के बाद की डेवलपमेंट्स को देखें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी ताकतों की आंखें खोल दी हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा इस चीज पे जोर देता रहा हूं, जंगें जज्बों से होती हैं, हथियारों से नहीं होती। आपने देख लिया है कि किस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी थी, उन्होंने सऊदी नायब वजीर खारजा को कहा था कि मैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। जज्बा ये होना चाहिए। और माजी में इसी हमारी पाक फौज के लीडरान कहते थे कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, ये स्टेटमेंट है उनकी। हमारे पास डीजल नहीं है जंग लड़ने के लिए। तो जंगें जो होती हैं वो जंग आलूद टैंकों से नहीं, जज्बों से होती हैं। और मेरे ख्याल में आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस चीज को रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने हमारे मार्शल जो उनको भी खराज तहसीन पेश किया, फील्ड मार्शल साहब की सर्विसेज को भी रिकॉग्नाइज किया। और मैं ये समझता हूं कि आज जो दुनिया, आज जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के बाद यूएई और कतर भी लाइन में है और आपके साथ वो दिफाई एग्रीमेंट करना चाहते हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने पहले भी विजन दी थी टेम्पा के अंदर, विजन 2030 और विजन 2047, कि किस तरीके से पाकिस्तान रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ और उसके बाद ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद क्रिप्टो माइनिंग, और अब तीसरा एलिमेंट जो आ चुका है सऊदी अरेबिया के साथ, कि हम आगे इस एरिया के अंदर मजीद आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। मैं एक चीज रिपीट करना चाहूंगा, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने टेम्पा में कहा था कि पाकिस्तान की तरक्की लिखी जा चुकी है, अब हमें तयन करना है कि वो तरक्की किस स्पीड से होनी है। तो मेरे ख्याल में हम उन्हीं रास्तों पे गामजन हैं, उन्हीं रास्तों पे चल पड़े हैं। आज जिस तरीके से हमें अमेरिका ने वेलकम किया, जिस तरीके से चाइना वेलकम कर रहा है, सऊदीया ने वेलकम किया, जीसीसी कंट्रीज ने किया। हाँ, तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें हैं। हमें सिर्फ एक चीज की कमी थी कि पाकिस्तान से मोहब्बत किस तरह करनी है, हमने पाकिस्तान की हिफाजत किस तरह करनी है। अब वो कहते हैं ना, जब आप अपने घर की हिफाजत करते हैं तो आपकी इज्जत में इजाफा होता है। तो दैट पॉइंट हैज बीन वेल रिसीव्ड बाय द वर्ल्ड, सारी दुनिया। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी राय से हमें आगाह किया। नाज़रीन, बात वही आती है कि कौमें
गैरत और जज्बा ईमानी के साथ आगे बढ़ती हैं और तरक्की करती हैं, अपने मुल्क का दिफा करती हैं। और पाकिस्तान ने इसको बिल्कुल उन्हीं असूलों पर अमल करते हुए पूरी दुनिया को ये साबित किया है और दुनिया इस चीज़ को आज तस्लीम कर रही है। उसी के समरात हैं जो आज दुनिया आपकी दोबारा इज़्ज़त कर रही है। जो साख हम खो चुके थे वो हम बहाल करने में कामयाब हुए। मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।